जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे श्री आईएएस चैनल में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी एवं अदर एग्जाम्स की तैयारी बेहतर रणनीति एवं मार्गदर्शन के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग इकोनॉमिक्स का लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें आज ये 5th लेक्चर है और इकोनॉमिक्स के इस सीरीज में हम आज भारतीय वित्त व्यवस्था का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कुछ बेसिक बातें रह गई हैं इसमें, उनके बाद हम आज आरबीआई की शुरुआत कर देंगे, अर्थात आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट की बात कंप्लीट कर ली जाएगी आज इस लेक्चर में। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए हुए अब हम आज के लेक्चर पे चलते हैं। आइए दोस्तों, जो हमने कल भारतीय वित्त व्यवस्था का शुरू किया था पार्ट 1, उसका एक शॉर्ट रिवीजन मैं करा दूं, उसके बाद हम आज के लेक्चर पे चलते हैं। जब हम इस रिवीजन को कर लेंगे छोटा सा, तो आपको आगे की चीज़ों को समझने में आसानी होगी। जैसा कि हमने कल मुद्रा के उपयोग का अधिकार पढ़ लिया था कि उसी के उपयोग के अधिकार को हम वित्त कहते हैं, और हमने देखा था कि किन आधारों पर होता है। साथ ही साथ हमने वित्तीय बाजार की बात की थी, एक ऐसा बाजार जहाँ पे हम वित्त का लेन देन करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने संसाधनों की गतिशीलता को बनाए रखते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाएं वित्तीय संस्थाओं, वित्तीय उपकरण और वित्तीय सेवाओं की भूमिका रहती है। साथ ही कल ये पॉइंट छूट गया था साथ में कि संसाधनों की गतिशीलता को प्रभावित करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पॉइंट कल छूट गया था डिस्कस करने में। इसमें होता क्या है दोस्तों कि अगर हमारी वित्तीय बाजार अर्थात वित्तीय संस्थाओं की अगर भूमिका बहुत अच्छी होगी, तो हम देखेंगे कि संसाधनों की गतिशीलता भी उतनी ही अच्छी तरीके से अपना वर्क करेगी। लेकिन अगर वहाँ पे संसाधनों की गतिशीलता कम होगी, अर्थात वित्तीय बाजार या वित्तीय संस्थाओं की भूमिका नगण्य होगी या बिल्कुल शून्य के बराबर होगी, तो ऐसी स्थिति में जो संसाधन होंगे हमारे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता, उनकी कहीं ना कहीं गतिशीलता भी शून्य हो जाएगी। अर्थात ऐसी स्थिति में ये नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगी अपना। फिर हमने इसकी भूमिका की बात की थी कि वित्तीय बाजार की कैसी भूमिका होती है, अर्थात वित्तीय संस्थाओं की। तो हमने इस डायग्राम को देखा था, जो ये आप डायग्राम अपने सामने देख रहे हैं, कि किस तरीके से बैंक एक वित्तीय संस्था के रूप में निवेशक को ऋण देती है, और उस ऋण का प्रयोग निवेशक निवेश करके प्रोडक्शन करता है। उस प्रोडक्शन को करने के लिए उसे कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, श्रमिकों की ज़रूरत होती है, जिनके माध्यम से श्रमिकों को रोजगार प्रदान होता है, और रोजगार के माध्यम से उनकी आय बढ़ती है, और फिर उस आय के बाद वो कुछ डिमांड करते हैं, अर्थात कुछ वस्तुओं का उपभोग करते हैं, अपने खाने पीने पे, अपने वस्त्र पहनने पे, अपनी शिक्षा पे, अपने स्वास्थ्य पर। इन पर खर्च करने के बाद कुछ पैसा जब बच जाता है, तो यही लोग अपनी बचत के रूप में उस बैंक अर्थात वित्तीय संस्था में रख देते हैं। और बैंक क्या करती है, फिर किसी निवेशक को या एक आम जनता को या एक आम श्रमिक को वही पैसा फिर ऋण के रूप में दे देती है। इसी प्रकार से बैंक एक गतिशीलता का काम करती है, बैंक एक माध्यम का काम करती है, जिसके माध्यम से सारे संसाधन गतिशील होते हैं। हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कल से कि किस प्रकार से बैंक लोन देकर अपना प्रॉफिट कमाती है। अगर बैंक को 1 रुपये का भी लोन नहीं प्राप्त होगा, अर्थात प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो बैंक नहीं चलेगी। बैंक तभी चल सकती है जब वो इन्हीं पैसों के माध्यम से अपना प्रॉफिट कलेक्ट करेगी। तो इसकी बात हम आगे की क्लास में करेंगे। तो यहाँ से हमने देखा था कि वित्तीय संस्था में रोजगार, उत्पादन और निवेश, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, अर्थात उत्पादन की गतिशीलता के साधन जो होते हैं वो गतिशील हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमने कल वित्तीय बाजार के भागीदार पढ़े थे, जिसमें हमने पहली चर्चा की थी आरबीआई की, इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, अर्थात इरडा जो है बीमा से संबंधित संस्थाओं और एजेंट के नियामक रूप में काम करती है। वहीं पीएफआरडीए जो कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एजेंसी के रूप में ये काम करती है, अथॉरिटी के रूप में काम करती है। अर्थात जितने भी पेंशन संबंधित योजनाएं होंगी, उसमें कितनी पेंशन और कहां से दी जाएगी, इन सब का रेगुलेशन पीएफआरडीए करता है। फिर आपने एक सेबी पढ़ा, जिसमें स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में जब हम सिक्योरिटी को खरीदते हैं, शेयर को खरीदते हैं, बेचते हैं, डीमैट अकाउंट होता है। मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल भी दिया था बाजार मूवी का। मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों ने देखी भी होगी उस मूवी को, और बहुत अच्छी मूवी लगी थी आपको। फिर हमने इसमें देखा था एक एफएमसी, जिसको हमने कहा फ्यूचर मार्केट कमीशन, वायदा बाजार, जिसका हम भविष्य में वायदा करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से कुछ आपको रिवीजन हो गया होगा। हमने देख लिया था इरडा की स्थापना 99 में हुई थी। फिर हमने देखा था पीएफआरडीए, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। सेबी, जिसकी स्थापना तो 1988 में होती है, लेकिन इसकी जो मान्यता थी वो 1992 में
दी जाती है। वर्तमान में अजय त्यागी जी इसके अध्यक्ष हैं और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता। आगे देखते हैं दोस्तों, वायदा बाजार को ही हमने जींस बाजार कहा था। फिर मैंने एक काउंसिल बताई थी जिसका नाम था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। यह एक ऐसी काउंसिल है, एक ऐसी परिषद है जिसका अध्यक्ष सदैव वित्त मंत्री होता है। इसका मतलब वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन होगा? निर्मला सीतारमण जी होंगी, जो वर्तमान सरकार की वित्त मंत्री हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ ये जो वित्तीय संस्थाओं के जो घटक होते हैं, आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए, इन सभी में एक समन्वय बनाए रखना होता है। समन्वय का मतलब इन सभी के बीच में कोई अंतर्द्वंद ना हो सके, किसी भी प्रकार का विरोध ना हो सके, ऐसी व्यवस्था को ये बनाए रखने का प्रयास करता है, जिसका चीफ अर्थात जो अध्यक्ष होगा वो वित्त मंत्री होगा। चलिए हम आगे देखते हैं, बाकी चीज़ें आपको बता चुका हूँ मैं। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, जो अब हम आरबीआई जब स्टार्ट करेंगे, अर्थात हम बैंकों की बात करेंगे, तो उसमें कुछ शब्द आएंगे जो आपको बार बार परेशान करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं आप पहले इन शब्दों का मतलब समझ लीजिए। जैसे हम लोगों ने मूलभूत अवधारणाओं में आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ा था, इकोनॉमिक्स के प्रकार पढ़े थे, संसाधनों के उत्पादन के संसाधन पढ़े थे, वहीं सेक्टर पढ़े थे कि प्राथमिक क्षेत्र कौन से हैं, द्वितीयक क्षेत्र कौन से हैं, तृतीयक क्षेत्र कौन से हैं, और आय के चक्रीय प्रवाह में भी द्विचक्रीय प्रवाह, त्रिचक्रीय प्रवाह, इन सब की जानकारी ली थी, जिसका जब भी हम प्रयोग आगे करेंगे तो आपको समझने में बहुत सहजता महसूस होगी, किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। उसी तरीके से कुछ शब्दों को और समझ लेते हैं। जब उन शब्दों को हम समझ लेंगे तो हम आरबीआई जैसे टॉपिक या बैंक में बहुत ही ज़्यादा यूज करने पे परेशान नहीं होंगे। जिसमें हमारा पहला शब्द है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा लिक्विडिटी लिखा हुआ है कहीं पर, जिसमें हमारा पहला शब्द है लिक्विडिटी, तरलता। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि तरलता, जो अर्थव्यवस्था के शब्दों की बात करें, अर्थव्यवस्था में अर्थात इकोनॉमिक्स में हम तरलता किसे कहते हैं? आप इसके इंग्लिश वर्ड को देखेंगे लिक्विडिटी। अगर हम लिक्विड की बात करें तो हम सामान्यतः साइंस की भाषा में तरल पदार्थों को कहते हैं, जैसे जल हो गया, तेल हो गया, या मदिरा हो गई। इस तरीके की जितनी भी वस्तुएं हैं जो लिक्विड की फॉर्म में होती हैं उसको हम लिक्विड कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में हम इन वस्तुओं को लिक्विड नहीं मानेंगे। हम लिक्विडिटी कैश के रूप में देखेंगे, अर्थात एक ऐसी वस्तु जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को आसानी से खरीद सकें। और ऐसी वस्तु हमारे पास क्या है? रुपए है, कैश है। हम कैश के माध्यम से किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं। मैं यहाँ पे वस्तु विनिमय की बाजार की बात नहीं करूँगा, क्योंकि जहाँ पे वस्तु विनिमय बाजार होता है ग्रामीण परिदृश्यों में या ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पर सामान्यतः गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले दाल, इस तरीके से लेन देन गाँव के लोगों में होता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कैश की, तरलता की। जैसे आजकल आप लोग भी टर्म्स यूज करते होंगे कि मेरे पास इतनी लिक्विडिटी है, अर्थात इतनी मेरे पास हार्ड करेंसी है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ रहे होंगे कि मैं लिक्विडिटी अर्थशास्त्र में कैश की बात कर रहा हूँ। चलिए आइए हम देखते हैं इसमें आपके पास जो परिसंपत्ति होती है। अब परिसंपत्ति एक वर्ड आया यहाँ पे एक वर्ड आया लिक्विडिटी, और यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एसेट। तो पहले हम लिक्विडिटी को समझ रहे हैं यहाँ पे कि इन लिक्विडिटी में ये जो 3 पॉइंट्स मैं डील करूँगा, इसी से आपको लिक्विडिटी क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान से समझिएगा, आपके पास परिसंपत्ति के रूप में क्या हो सकता है? आपके पास परिसंपत्ति अर्थात जो आपकी संपत्ति है, आपकी प्रॉपर्टी है, वो कैसी हो सकती है? अचल भी हो सकती है और चल भी हो सकती है। आपके पास कुछ कैश हो सकता है, सैलरी हो सकती है, आपकी बिल्डिंग हो सकती है, आपका घर हो सकता है, आपकी ज़मीन हो सकती है, आपकी कार हो सकती है। तो ये वो सारी चीज़ें जिसका आप उपयोग करते हैं और जिस पर अपना अधिकार जताते हैं, वो सारी वस्तुएं क्या हो जाएंगी? आपकी परिसंपत्ति हो जाएगी। और जैसे ही हम इसको जब नकदी में परिवर्तित करते हैं, अर्थात कैश में परिवर्तित करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लिक्विडिटी कहते हैं, तरलता कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, आप अभी आपके पास कैश भी है सैलरी अकाउंट के रूप में, आप उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर हम आपकी बात करें कि आपके पास 2 4 व्हीलर हैं
और एक आपके पास 2 मंजिला घर है और साथ ही साथ आपके पास 10 बिस्से ज़मीन है या 10 बीघा ज़मीन है, एक तरीके से देखा जाए। तो इसको आप कैश में जब परिवर्तित करेंगे तो हम कहेंगे आपको जो परिवर्तित होने के पश्चात प्राप्त होगा वो कैश प्राप्त होगा, रुपए प्राप्त होगा। उसी को हम लिक्विडिटी कह देते हैं। अब एक ध्यान दीजिएगा, लिक्विडिटी में भी हम क्राइटेरिया को तय करेंगे। क्राइटेरिया का तय करने का मतलब क्या होता है कि एक आपका कैश है, एक आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, एक आपका गोल्ड है और एक आपका प्रॉपर्टी है। इसके बाद भी और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम किसको सबसे ज़्यादा जो है कि लिक्विड मानेंगे। लिक्विड का मतलब क्या होगा, मैंने बताया अभी आपको कि आप किसी परिसंपत्ति अर्थात अपनी एसेट को जब चेंज करते हैं कैश में, तो उस दौरान आपकी हानि न्यूनतम होनी चाहिए और न्यूनतम समय भी लगना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यह हो जाएगा कि जब हम किसी परिसंपत्ति को कैश में चेंज करने के लिए कम से कम हानि उठाएं और कम से कम समय लगाएं, तो हम क्या कहेंगे, और साथ ही साथ लाभदायक भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि इस वस्तु की लिक्विडिटी या इस वस्तु की तरलता अधिक है। अब समझिएगा, आप जब किसी बाज़ार में जाते हैं और आप कोई सामान खरीदते हैं, तो क्या अगर आप उसे सोने की अंगूठी देते हैं और सामान्यतः वो एक परचून की दुकान है और कहते हैं आप उससे कि मुझे 10 किलो चावल दे दीजिए, तो सामान्यतः वो क्या कहेगा कि मैं ये अंगूठी नहीं ले सकता क्योंकि ये सुनार की दुकान नहीं है, यहाँ पर आप मुझे रुपए दीजिए। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर लिक्विड क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, क्योंकि आपको चावल खरीदने के लिए रुपए की ज़रूरत है, अंगूठी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कि आपने रुपए अगर आपके पास है तो आप तुरंत बिना किसी समय के और बिना किसी हानि के 10 किलो चावल खरीद लिया। इसका मतलब यहाँ पर हानि भी बहुत कम हुई और समय भी बहुत कम लगा। अगर मैं कहूँ आपके पास कोई 4 व्हीलर है और आपको अपने किसी रिश्तेदार के इलाज के लिए 10 लाख रुपए कलेक्ट करने हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज आपको ज़रूरत है और अभी शाम तक आपकी गाड़ी बिक जाएगी? बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। हो सकता है तुरंत भी बिक जाए, लेकिन ज़्यादा संभावना यह होगी कि उसको बेचने में आपको 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। इसका मतलब आपका समय बढ़ गया। और साथ ही साथ यह भी ध्यान दीजिएगा कि आपने जब वो 4 व्हीलर खरीदी होगी, मान लीजिए 10 लाख की आपने 4 व्हीलर खरीदी थी, लेकिन क्या वो 4 व्हीलर 10 लाख में बिक रही है? बिल्कुल नहीं। अब वो 4 व्हीलर आपकी 8 लाख रुपए में बिक रही है। कितने की बिक रही है? अब वो 4 व्हीलर आपकी 8 लाख रुपए में बिक रही है। इसका मतलब आपकी हानि भी उसमें कुछ होगी और उसमें आपको 2 से 3 दिन का समय भी लग रहा है। जबकि आपको पैसे शाम तक चाहिए था अपने रिश्तेदार के इलाज के लिए, लेकिन आपको कार बेचने में 3 दिन का समय लग गया और हानि कितनी हो गई? 2 लाख रुपए की हानि हो गई। इसका मतलब इसकी लिक्विडिटी सामान्यतः क्या हो गई? आपके कैश से कम हो गई। अगर आपके पास 10 लाख रुपए तुरंत कैश होता तो आप बिना समय गंवाए हुए और बिना किसी हानि के तुरंत अपने रिश्तेदार को दे देते। तो आप समझ गए होंगे कि कैश की लिक्विडिटी सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई समय नहीं लगता और कोई हानि नहीं लगती, तुरंत हम अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने एसेट की बात की, एक ऐसी एसेट जिसको बेचने में आपको 3 दिन का समय भी लगा और 2 लाख रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा, तो ऐसी एसेट को क्या हो गया कि कैश से इसकी लिक्विडिटी कम है। मुझे उम्मीद है अब समझ में आ रहा होगा आपको, मैं आशा करता हूँ। साथ ही साथ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो। आपके पास मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, 2 मंजिला घर है आपका और आपको सख्त पैसों की ज़रूरत है 10 करोड़ रुपए की। आपको क्या लगता है कि आपका घर तुरंत बिक जाएगा क्या? नहीं, लेकिन आपको पैसे तुरंत चाहिए 10 करोड़ रुपए। तो इसका मतलब कि आपको घर बेचने में समय भी लग सकता है। आप किसी रियल एस्टेट से बात करेंगे, किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करेंगे या किसी ब्रोकर से बात करेंगे कि मेरे घर को बिकवा दीजिए। उस घर को बेचने में हो सकता है 1 महीना लग जाए, अर्थात समय भी लग गया और आपकी पूरी जो कीमत है उस घर की 10 करोड़ रुपए की है, लेकिन वो हो सकता है आपका घर 6 करोड़ रुपए में बिके। तो आपको हानि भी अधिक हो गई और अधिक समय भी लग गया। लेकिन आपने देखा कि कार की अपेक्षा इसमें समय ज़्यादा लगा है और इसमें हानि भी ज़्यादा हुई है, जबकि कार में 2 लाख की हानि थी और 3 दिन का समय लगा था। तो इसका मतलब कि सबसे अधिक लिक्विड तो कैश था, उसके बाद कार को हम रखेंगे, फिर उसके बाद हम बिल्डिंग्स को रखेंगे या प्रॉपर्टी को रखेंगे। तो इस तरीके से हम मेज़र करते हैं कि किस वस्तु की तरलता सबसे अधिक है, अर्थात किसकी लिक्विडिटी सबसे अधिक है। आइए मैं एग्जाम्पल के तरीके से और समझाता हूँ इसमें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैश, जिसके लिए हमें न तो कोई हानि होगी न कोई समय लगेगा,
अर्थात हम कैश से किसी भी काम को तुरंत कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तीसरे नंबर पे गोल्ड, चौथे नंबर पे प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने एक सिंबल लगाया है इस तरीके से, यानी जिसकी लिक्विडिटी सबसे अधिक है उसको सबसे पहले रखा है मैंने, उसके बाद जिसकी कम होगी लिक्विडिटी उसको उसके बाद रखा है। एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अभी मैं सिक्योरिटी भी क्लियर करूँगा, बस आप ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या होता है। आपने सामान्यतः देखा होगा कि किसान बचत पत्र आपने देखा होगा बैंक को मिलता है, या आपके घरों में किसी ने खरीदा होगा। गांधी जी विकास बचत पत्र होता है, या किसी भी प्रकार के जो सरकारी प्रतिभूति अर्थात एक ऐसा कागज़ जिसके माध्यम से जो है कि हम उसमें निवेश कर सकते हैं। फिर से समझिएगा, एक सिक्योरिटी के रूप में होता है, एक कागज़ के रूप में होता है जो हम सामान्यतः पोस्ट ऑफिस से खरीद लेते हैं बचत पत्र के रूप में, किसान बचत पत्र के रूप में होता है, बीमा बचत पत्र के रूप में होता है, प्रधानमंत्री बीमा बचत पत्र के रूप में होता है। आप अपने पिताजी लोगों से पूछेंगे, अपने पिताजी से, तो बताएंगे कि हाँ इस तरीके के हम लोगों ने अपने समय में खरीदे थे। अपने समय का मतलब जब वो नौकरी कर रहे थे या नौकरी में होंगे तो उन्होंने ज़रूर इस तरीके के पत्र खरीदे होंगे। अर्थात एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिसको हम 10,000 रुपये मान लेते हैं, हम खरीद लेते हैं, और 1 साल बाद जब रिटर्न करते हैं तो हमें 11,000 रुपये या 12,000 रुपये जो भी सरकार देगी वो हमें मिलेगा। मैं इसकी अभी डिटेल में चर्चा करूंगा नीचे। तो अब आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की लिक्विडिटी कैसे कैश से थोड़ी सी कम है। समझिएगा, मान लेते हैं आपके पास 2 सिक्योरिटी रखी हुई है, दोनों सिक्योरिटी की कीमत 1 लाख रुपए है, अर्थात 50,000 रुपये की एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और दूसरी भी 50,000 की है, और आपको अभी 1 लाख रुपये चाहिए। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो उस कागज़ को तुरंत खरीद सके, और ऐसा व्यक्ति अगर नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे अर्थात वित्तीय संस्था के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि ये कागज़ रख लीजिए और मुझे इसके बदले में 1 लाख रुपए दे दीजिए। बैंक कहेगा मैं ये कागज़ क्यों रखूं, तो आप बताएंगे कि ये सरकारी प्रतिभूति है, अर्थात सरकार का पैसा है ये। तो कहीं ना कहीं आप जब इस प्रतिभूति को बेचेंगे, सरकार को वापस करेंगे, तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। तो बैंक कहेगा ठीक है, मैं अब इस आधार पे आपको 1 लाख रुपए दे देता हूँ, क्योंकि आपकी जो 1 लाख रुपए की प्रतिभूति है वो अब मैंने ले ली है, अर्थात बैंक ने ले ली है, और बैंक को जब भी आवश्यकता होगी वो उस प्रतिभूति को बेचकर 1 लाख रुपए सरकार से ले लेगा। समझ में आ गया। उसके बाद मैंने बात की देखिए गोल्ड की। अब आप कहेंगे गोल्ड भी तो हम जल्दी बेच देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप बड़े शहरों में या अच्छे गोल्ड को लिए हो या अच्छी क्वालिटी का, जिसको हम कहते हैं 24 कैरेट का अगर कोई सोना है और आप उसे बड़ी मात्रा में अगर बेचने जा रहे हैं, तो दुकानदार जो बड़े बड़े डीलर होते हैं वो क्या कहेंगे, पहले इसका कागज़ बनेगा या इसकी कोई पुरानी बिलिंग हो तो वो लेकर आइए। तो उसमें भी एक समय लग जाता है, अर्थात बैंक से भी ज़्यादा समय। आप सिक्योरिटी लेकर बैंक में गए, आपको 2 घंटे 3 घंटे का समय लगा, लेकिन गोल्ड की दुकान पे जाने पे हो सकता है 2 से 3 दिन का भी समय लग सकता है। और फिर प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि कार हो या बिल्डिंग हो या ज़मीन हो जो तुरंत नहीं बिकता है, जिसमें समय भी अधिक लगता है और हानि भी अधिक होती है, तो उसकी लिक्विडिटी सबसे कम देखी जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि लिक्विडिटी को अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो हम लिक्विडिटी उसको कहेंगे जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो वहाँ पर समय और हानि दोनों ही कम हों। चलिए, मैंने बहुत विस्तार से बता दिया अब आपको लिक्विडिटी। अब हम आगे आते हैं, जो यहाँ पर एक वर्ड आपने अभी सुना, सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो हम सिक्योरिटी की बात करते हैं प्रतिभूति की। चलिए आगे आते हैं हम लोग, प्रतिभूति की हम बात कर लेते हैं, ज़रा सा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, यह एक ऐसा दस्तावेज या कागज़ का टुकड़ा होता है जिसके माध्यम से बाजार से धन एकत्रित किया जाता है। ये इसकी मेजर लाइन है, ध्यान दीजिएगा, मेजर लाइन है इसकी। क्या कहा इसने कि बाजार से धन एकत्रित किया जाता है। कौन धन एकत्रित करता है, पहले तो ये बताइए। अगर आप देखेंगे, आप क्या अपने घर में कोई इस प्रकार का कागज़ छाप लेते हैं जिस पे आपने कुछ मुद्रा लिख दी और आपने किसी को भी बेच दिया? ऐसा तो नहीं है। ऐसे काम जो है कि सामान्यतः सरकार के द्वारा किए जाते हैं। उनका एक प्रिंटिंग प्रेस होता है जहाँ से वो छप कर आता है, अर्थात इंदिरा विकास बचत पत्र हो गया, या कृषि विकास बचत पत्र हो गया, किसान विकास बचत पत्र हो गया, या बीमा विकास बचत पत्र हो गया। इस तरीके से जो सिक्योरिटी होती हैं या वो कागज़ होते हैं जिनको सरकार जो है कि क्या करती है, बैंकों के माध्यम से हमारे पास भेजती है, अर्थात वो सारे के सारे सिक्योरिटी को बैंक में रख देती है और बैंक से कहती है कि आप अपने ग्राहकों को इसके बारे में जागरूक करिए और लोगों को अधिक से अधिक खरीदने के लिए प्रेरित करिए। और जैसे ही हम जब उस कागज़ को खरीदेंगे बैंक से, हमने अपना सारा रुपया बैंक को दे दिया। मान लेते हैं कोई एक प्रतिभूति 5 लाख रुपए की है, इंदिरा विकास बचत पत्र को मान लेते हैं जो 5 लाख रुपए की है।
हमने 5 लाख रुपए बैंक को दे दिए और बैंक ने हमें वो कागज़ का टुकड़ा दे दिया और यह कहा कि जब आप इसे 1 साल बाद वापस लेकर आएंगे तो इस पर आपको 10% का ब्याज मिलेगा, अर्थात 5.5 लाख रुपए पूरे रिटर्न होंगे। लेकिन 1 साल बाद होंगे और हमने तो पैसे अभी दे दिए लोगों को और बैंक से हम वो कागज़ ले आए, तो बैंक वो उस 5 लाख रुपए को क्या करेगा, अपने पास तो नहीं रखेगा, क्योंकि ये कागज़ सरकार की तरफ से आया था। तो बैंक ने सारा पैसा क्या किया, सरकार को दे दिया। अर्थात अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से वो बाज़ार से धन एकत्रित किया जाता है सरकार के द्वारा। अब आप कहेंगे कि सर बाज़ार तो हम तो नहीं हैं, लेकिन बाज़ार के अंतर्गत आपकी वित्तीय संस्थाएं आती हैं और पब्लिक भी आती है। कहने का मतलब जिस माहौल में हम रहते हैं या जिस वातावरण में हम रहते हैं उसमें जब हम वित्तीय संस्थाओं के साथ कोई भी लेन देन करते हैं तो हम भी उस बाज़ार के हिस्से हो जाते हैं। और मैंने अभी आपको इससे पहले रिवीजन कराया कि वित्तीय बाज़ार, मैंने बताया था वित्तीय बाज़ार जिसमें हमने देखा निवेशक और रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिक या आम व्यक्ति और साथ ही साथ वित्तीय संस्था के रूप में बैंक, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि प्रतिभूति का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा कि प्रतिभूति के मतलब से क्या होता है कि प्रतिभूति से धन एकत्रित करती है सरकार और यह सरकार द्वारा जब जारी किया जाता है तो इसी को हम सरकारी प्रतिभूति या गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। अब आप यहाँ देखिए लिक्विडिटी में जो हमने पढ़ा था, लिक्विडिटी में क्या पढ़ा था कि कैश है और वहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि आप तुरंत बैंक में जाकर आप उसको बेच सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं अपने ब्याज दर के साथ, इंटरेस्ट के साथ, जिसमें न्यूनतम समय लगेगा और न्यूनतम हानि भी होगी। हानि अगर देखें तो बिल्कुल भी नहीं होती है, बल्कि प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि 10% का इंटरेस्ट भी आपको मिल रहा है। तो आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर हम कहें कि यह सरकार जारी करती ही क्यों है, क्या उसको यही काम है कि वो जारी करे? जी नहीं। जब सरकार अपने घाटे की व्यवस्था करेगी, जब हम राजकोषीय नीति पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर उस टॉपिक में इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे संक्षेप में मैं बता दूं, जब सरकार को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो क्या करती है, जनता के पास से सीधे पैसा तो नहीं ले सकती है कि सबके घर में जाए और तलाशी ले और यह कहे कि नहीं सबको 10-10 हज़ार रुपये देना है सरकार को, ऐसा तो नहीं होता है। इसीलिए वो जनता के माध्यम से पैसा लेने के लिए बैंकों में सिक्योरिटी देती है और उस सिक्योरिटी को हम लोग अपने घरों में खरीद कर लाते हैं और बदले में बैंक को पैसा दे देते हैं और बैंक जो है सरकार के पास पैसा पहुंचा देता है। तो आप समझ गए होंगे कि बाजार से धन इकट्ठा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। एक चीज़ इसमें और समझिएगा, इसमें एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पे कि यह निवेश का सुरक्षित विकल्प है। अब इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि निवेश का सुरक्षित विकल्प, अगर हमने उस प्रतिभूति को खरीदा है तो कहीं ना कहीं हमने बैंक को 5 लाख रुपए दे दिए, तो उस कागज़ के टुकड़े में हमने क्या किया, कहीं ना कहीं निवेश किया है। अर्थात 5 लाख रुपए मैंने बैंक को दे दिए और बदले में एक छोटा सा कागज़ लेकर आ गया हूँ और उस कागज़ को हम इतना संभाल कर रखेंगे कि 1 साल बाद जब हम इस कागज़ को वापस करेंगे तो हमें 5 लाख रुपए के साथ साथ कुछ ब्याज दर भी मिलेगी। 10% की अगर ब्याज दर होगी तो 5 लाख का 10% 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेगा, अर्थात 5.5 लाख रुपये मिलेगा। तब आप समझ रहे होंगे कि ये निवेश का सुरक्षित विकल्प। और आप कहेंगे निवेश का सुरक्षित विकल्प क्यों है? निवेश का विकल्प है ये तो समझ में आ गया, लेकिन सुरक्षित क्यों है? इसलिए मैंने कहा क्योंकि यह सुरक्षित इसलिए होता है क्योंकि यह सरकार के द्वारा जारी किया था। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा जारी किया था, इसलिए जोखिम यहाँ पर न्यूनतम होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप शेयर मार्केट की देखते होंगे, निफ्टी और सेंसेक्स कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है, हम आगे भी इसकी बात करेंगे शेयर मार्केट की। शेयर में क्या होता है, अगर हमने कोई पत्र लगाया, अर्थात कोई हमने रुपए लगा दिया कि 10 रुपये का हमने शेयर खरीद लिया, हो सकता है 2 दिन बाद वो शेयर 2 रुपये का बिके तो हमें 8 रुपये का घाटा हो गया। लेकिन अगर हम प्रतिभूति में पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की कीमत कभी नहीं गिरती है, सामान्यतः कभी नहीं गिरती है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों सुरक्षित विकल्प है, क्योंकि हमने 5 लाख रुपए का अगर वो पत्र खरीदा है तो मेरे 5 लाख रुपए पूरी तरीके से सुरक्षित है। अगर वही मैं 5 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगा दूं तो हो सकता है वो 5 लाख रुपए 10 दिन में बढ़ के 5 करोड़ भी हो जाए या 10 दिन में घट के 5,000 रुपये पे भी आ सकते हैं। तो वहाँ पे जोखिम ज़्यादा होता है, लेकिन सरकारी प्रतिभूतियों में जोखिम न्यूनतम होता है। अभी आप समझ गए होंगे।
हम लोगों ने चर्चा की है भारतीय वित्त व्यवस्था में, जिसमें हमने उसकी भूमिका को देखा, वित्त के बारे में जाना, और अब हमने वित्त बाजार भी पढ़ा, वित्तीय बाजार। लेकिन यहाँ पर हम वित्तीय बाजारों के प्रकार की बात करेंगे। वित्तीय बाजार की हमने तो भूमिका देख ली थी कि उसमें बैंक कैसे काम कर रही है, निवेशक कैसे काम कर रहा है, रोजगार कैसे क्रिएट कर रहा था वो। अब हम देखते हैं वित्तीय बाजार के प्रकार। आइए दोस्तों, हम देखते हैं वित्तीय बाजार के प्रकार। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो प्रकार होते हैं वित्तीय बाजार के। एक होता है मुद्रा बाजार, जिसको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट, सॉरी मनी मार्केट, और दूसरा होता है आपका कैपिटल मार्केट। एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। अब हम इसको एक एक करके हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, डील करेंगे। आइए दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं। मुद्रा बाजार का मतलब समझिएगा। मुद्रा का मतलब मनी का, जहाँ पे मनी का बाजार, और मैंने आपको बाजार शब्द का अर्थ बता दिया बिल्कुल। अब आपको बिल्कुल भी कोई संशय नहीं होगा। बाजार का मतलब होता है जहाँ पर किसी भी वस्तु का हम लेन देन करें, और उस वस्तु के लेन देन के नाम पर ही हम उस वस्तु के नाम पर बाजार का नाम रखते हैं। मैंने बताया था कि अगर आप कोई राशन की दुकान पर जा रहे हैं या राशन के बाजार में जा रहे हैं, तो हम कहेंगे राशन की बाजार है, या सब्जी की बाजार है, या ये कपड़ों की बाजार है, या ये पटाखों की बाजार है। ठीक है। उसी तरीके से जब हम एक ऐसे बाजार में जाते हैं जहाँ पर हमें मुद्रा का लेन देन मिलता है, तो हम कहेंगे ये मुद्रा बाजार है। और मुद्रा का बाजार का लेन देन कहीं रोड पर नहीं, बल्कि बैंकिंग संस्थाओं अर्थात वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से होता है। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि मुद्रा बाजार में जहाँ पर, आइए डिटेल से हम लोग चर्चा करें इस पर। यहाँ वित्त का लेन देन, ध्यान देना वित्त की बात हो रही है, और वित्त मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। मुद्रा के प्रयोग का अधिकार, मैं शॉर्ट में रिवीजन भी करा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। वित्त का लेन देन अर्थात मुद्रा का लेन देन जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से होता है एवं अल्पकालिक समय के लिए होता है। ध्यान देना, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है प्रत्यक्ष और एक वर्ड आया हुआ है अल्पकालिक। अभी आपकी तुलना जब आप करेंगे पूंजी बाजार से तो और क्लियर होगा। मैं बता देता हूँ कि वित्तीय संस्थाओं के रूप में जब हम बैंक में जाते हैं तो हम वहाँ पे क्या लेते हैं, मुद्राएं लेते हैं अर्थात रुपए लेते हैं, लेकिन वो हमें प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। प्रत्यक्ष रूप से हमने बैंक से कहा कि आप हमें 10,000 रुपये लोन दे दीजिए, तो हमें डायरेक्ट 10,000 रुपये कैश देती है। कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं देती है या कोई वस्तु नहीं देती है 10,000 की और कहती है कि ले जाइए यही वस्तु काम देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से मिलता है, और सामान्यतः ये अल्पकालिक अवधि के लिए होता है। मतलब आप जब लोन लेंगे 1 साल के लिए लेंगे, 2 साल के लिए लेंगे, या कुछ ऐसी शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि आपने ये लोन क्यों लिया? अपनी तरलता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। अब आप तरलता शब्द से समझ गए होंगे, अर्थात अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग तरलता के रूप में किया जा सके अर्थात कैश के रूप में किया जा सके। आप 10,000 रुपये क्यों ले रहे होंगे? आप अगर किसान होंगे तो बीज खरीदने होंगे, आपको उर्वरक खरीदने होंगे, जिसके लिए आपके पास कोई कैश नहीं है, कोई पैसा नहीं है, तो अर्थात कोई लिक्विडिटी नहीं है। उस लिक्विडिटी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपने बैंक से 10,000 रुपये लिया है। तो मैं अगली लाइन में क्या कह सकता हूँ, अगली स्लाइड में मैं ये कह सकता हूँ बिल्कुल कि तरलता अर्थात लिक्विडिटी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैंने क्या किया, बैंक से अर्थात वित्त का लेन देन किया, अर्थात बैंक से मैंने 10 लाख रुपए लिए। लेकिन किस लिए लिए? घूमने फिरने के लिए लिए हूँ, या पढ़ने के लिए लिए हूँ, या पढ़ाने के लिए, या किसी भी वस्तु की खरीदने के लिए, लेकिन अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही तो लिया। और वो कैसी आवश्यकता थी? तरलता की आवश्यकता। अगर मेरे पास पहले से कोई कैश होता यानी लिक्विड मनी होती, लिक्विडिटी, तो शायद मैं बैंक में नहीं जाता पैसे लेने। चलिए आगे देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके। तो इसके एग्जाम्पल्स होंगे जैसे बैंकिंग सिस्टम, जहाँ पे हम एसबीआई देख सकते हैं, पीएनबी बैंक देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा देख सकते हैं। इस तरीके की तमाम संस्थाएं होती हैं जहाँ से हम लोन ले सकते हैं, और मुद्रा का प्रत्यक्ष लेन देन होता है। अब आप प्रत्यक्ष समझ गए होंगे। अभी आप पूंजी बाजार देखेंगे तो वहाँ पे अप्रत्यक्ष जब स्वरूप देखेंगे तो दोनों का रिवीजन मैं फिर से करा दूंगा। ध्यान देना कि ये जो मुद्रा बाजार है इसकी एक रेगुलेटरी बॉडी भी होती है, और मैंने आपको बताया है इस बाजार का जो नियामक होता है वो कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ध्यान देना दोस्तों मेरे कि अब यहाँ से पिक्चर में आरबीआई आ चुका है, अर्थात अब आरबीआई की भूमिका और आरबीआई के कार्य, आरबीआई की स्थापना, इन सभी चीज़ों की अब हम डिटेल से आगे चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये पिक्चर में आरबीआई आ चुका है हमारा दोस्त। चलिए दोस्तों, अब आप इतनी चीज़ क्लियर कर चुके होंगे कि इस मुद्रा बाजार का
होता क्या है, मुद्रा बाजार में वित्त अर्थात मुद्रा का प्रत्यक्ष रूप से लेन देन होता है, सामान्यतः अपनी तरलता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है, और तीसरी बात, इसका नियामक जो होता है आरबीआई होता है। चलिए दोस्तों, हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, पूंजी बाजार की अब हम बात करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, पूंजी बाजार में भी वित्त का ही लेन देन होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, जब आप वहाँ पे कोई चीज़ खरीदते तो है नहीं, बल्कि आप शेयर खरीदते हैं। और ध्यान देना कि जो आप शेयर खरीदते हैं वो कैसी मुद्रा होती है, या यूँ कहें कि वो कैसा होता है, तो डिजिटल फॉर्म में होता है। मैं इस चीज़ को कैपिटल मार्केट के जब अगले टॉपिक में पढ़ाऊँगा, जहाँ पे हम लोग सेबी की बात करेंगे, तो वहाँ बहुत डिटेल से बताऊँगा कि कैसे शेयर मार्केट वर्क करती है, कैसे आप निफ्टी की बात करेंगे, सेंसेक्स की बात करेंगे, मंदड़िया और तेजड़िया जिसको हम बुल्स और बियर कहते हैं, ये सारी चीज़ों की हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। तो अब आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा है, कि वित्त का लेन देन करते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का मतलब वहाँ पे हम शेयर के रूप में खरीदते हैं, हमें डायरेक्ट वहाँ पे कोई करेंसी नहीं मिलती है। जैसे कि आपने मुद्रा बाजार में देखा, बैंकों में जाके हमको डायरेक्ट 10,000 रुपये मिल गए, लेकिन यहाँ पे 10,000 रुपये अगर हम लगाते हैं शेयर मार्केट में अर्थात पूंजी बाजार में, तो यहाँ पर हमारे पास 10,000 रुपये सीधे नहीं आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं, अर्थात एक डिजिटल फॉर्म में होते हैं। वो हमें दिखते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो हमें मुद्रा के रूप में हमारे पास नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक यहाँ पे वर्ड देखिए ध्यान से, कि मैंने लिखा है दीर्घकालिक अवधि। दीर्घकालिक अवधि, सामान्यतः आप यह बताइए, अगर किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये की तुरंत ज़रूरत है, तो क्या वो शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाएगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो जाएगा मुद्रा बाजार से वित्तीय संस्थाओं से पैसा लेकर आएगा, क्योंकि उसे तुरंत अल्पकालिक आवश्यकता की पूर्ति करनी है। लेकिन जब कई लोगों के पास पैसे बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं, या पैसों को जो है कि पैसों से पैसे बनाने का काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सामान्यतः शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। और इसमें उनकी कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा दूं और लॉन्ग टर्म में फ़ायदा कमाऊं, अर्थात 3-4 साल 5 साल बाद जो है कि मुझे इस शेयर का खूब ढेर सारा प्रॉफिट हो, मुनाफा हो। तो कैसे समय की बात हो रही है? दीर्घकालिक। कहने का मतलब है कि उनकी कोई मूलभूत आवश्यकता अभी नहीं है, दीर्घकाल के लिए है, लेकिन आवश्यकता अल्टीमेट है किस चीज़ की? तरलता की ही है। आखिर वो लोग भी तो पैसा ही कमाना चाह रहे होंगे, तो वहाँ से भी हम देखते हैं शेयर मार्केट में भी हम लिक्विडिटी की ही आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। बस फ़र्क क्या हो जाता है यहाँ पर, कि हम दीर्घकाल की बात करते हैं, जबकि हम वित्तीय व्यवस्था में क्या देखते हैं, लघु काल की बात करते हैं। अब आप समझ गए होंगे दीर्घकाल और लघु काल। तो देखिए यहाँ पे शेयर मार्केट अर्थात स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार में हम इसकी खरीद बिक्री करते हैं, तो इसका भी कोई ना कोई नियामक होगा। तो इसका नियामक कौन होगा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस बाजार का जो नियामक होगा वो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड होगा। क्या होगा दोस्तों? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड होगा, अर्थात सेबी होगा। और जिसके बारे में हमने कल डिटेल में थोड़ी सी चर्चा कर ली थी कि 1988 की इसमें स्थापना हुई थी, लेकिन इसको वैधानिक निकाय के रूप में 1992 में इस्टेब्लिश किया गया एक तरीके से। उस समय से 1992 से इसने अपना कार्यप्रणाली शुरू की। वर्तमान में अजय त्यागी जी इसके अध्यक्ष हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। तो अब दोस्तों इस चीज़ को समझिएगा कि अब आप इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ चुके होंगे कि कैसे हमने देखा वित्तीय बाजार के प्रकार। अब आप देख रहे होंगे कि हमने देखा वित्तीय बाजार के प्रकार में कि एक मनी मार्केट होती है और एक कैपिटल मार्केट होती है। मनी मार्केट में जो लेन देन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है और अल्पकालिक होता है, जबकि यहाँ पर वित्त का लेन देन अप्रत्यक्ष रूप से और दीर्घकाल के रूप में होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे दोस्तों? तो आप देखेंगे अप्रत्यक्ष रूप से हमने शेयर की बात की थी, अप्रत्यक्ष रूप से हमने मुद्राओं की बात की थी, और दोनों में ही हम तरलता की आवश्यकता की पूर्ति की बात करते हैं। दोनों के लिए स्रोत क्या हो सकते हैं कि हमें कहाँ से वो मिल सकते हैं? तो हम देखेंगे बैंकिंग सिस्टम से हमें मुद्रा बाजार के रूप में कैश मिल सकता है, और वहीं हम देखेंगे कि शेयर मार्केट से हम प्रतिभूति को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। दोनों के हमने रेगुलेटरी बॉडीज़ देख ली, आरबीआई भी पिक्चर में आ चुका है मुद्रा बाजार के लिए, और पूंजी बाजार के लिए सेबी भी आ चुका है। चलिए दोस्तों, अब आप इस पिक्चर को दिमाग में रखिएगा, इस फ्रेम को दिमाग में रखिएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। अभी आपने यहाँ देखा दोस्तों वित्तीय बाजार, जो हमारा भारतीय वित्त व्यवस्था का एक टॉपिक है, वित्तीय बाजार, जिसमें आपने मुद्रा बाजार देखा और पूंजी बाजार।
अब हम दोस्तों मुद्रा बाजार के भी हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे। कितने टाइप्स पढ़ेंगे? 2 टाइप्स पढ़ेंगे। अब हम मुद्रा बाजार की बात करेंगे। तो अब आपके दिमाग में इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखना होगा कि मुद्रा बाजार में हम क्या करेंगे। सामान्यतः वहाँ से कैश लेंगे, प्रत्यक्ष रूप से लेंगे, वहाँ कोई रेगुलेटरी बॉडीज़ होगी। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी। आइए दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए कि मुद्रा बाजार के ये जो 2 प्रकार हैं, उसमें एक आप देखेंगे संगठित मुद्रा बाजार और दूसरा देखेंगे असंगठित मुद्रा बाजार। जैसा नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे संगठित का मतलब क्या हो रहा होगा और असंगठित का मतलब, लेकिन फिर भी हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि संगठित मुद्रा बाजार में क्या होता है। देखिए दोस्तों, संगठित मुद्रा बाजार में ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में वित्तीय लेन देन तो होगा लेकिन निश्चित नियम कानूनों के प्रयोग से। अब ध्यान देना, वित्त का लेन देन किस फॉर्म में हो रहा होगा? कहीं ना कहीं वो मुद्रा के रूप में हो रहा होगा। और कैसा हो रहा होगा? प्रत्यक्ष रूप से हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने मुद्रा बाजार के ऊपर पढ़ लिया है अभी ऊपर बारे में, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के बारे में, उनकी विशेषताओं को देख लिया है। अब हम यहाँ पे मुद्रा बाजार के प्रकार को डिटेल कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो वित्तीय लेन देन है, वित्तीय लेन देन, उसमें कोई भी लेन देन करते समय निश्चित नियम कानूनों का प्रयोग होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप बैंक में जाते हैं, आरबीआई के पास, एसबीआई के पास जाएं या पीएनबी के पास जाएं, किसी भी प्रकार की बैंक के पास जाते हैं, तो क्या बैंक ऐसे ही बस आपका चेहरा देख कर दे देगा पैसा? बिल्कुल नहीं देगा। वो क्या करेगा? कुछ फॉर्म भरवाएगा, कुछ एक्टिविटी करवाएगा, अर्थात कहने का मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो कुछ फॉर्म्स भरवाएगा, और जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर आप 1 लाख रुपए ले रहे हैं तो आपको 1 साल के अंदर 5% की ब्याज दर से पैसा रिटर्न करना होगा। ध्यान देना, 5% की ब्याज दर उसमें लिखी होगी साफ साफ। अगर आप 1 साल बाद पैसा वापस करने जा रहे हैं तो बैंक आपसे ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि नहीं, मैं तो आपसे 10% की ब्याज की बात हुई थी। तो आप दिखा सकते हैं कि ये रहा आपका कागज़ जो मेरे पास रखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ है कि 5% की ब्याज दर रहेगी। कहने का मतलब क्या हो गया कि निश्चित नियम कानूनों का वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। वहाँ पर कोई अदला बदली नहीं की जाएगी, धोखाधड़ी नहीं की जा सकती है कि आप जब लोन लेने गए तो आपको बताया गया सस्ती रेट में, और जब वापस करने की बारी हुई तो आपसे बताया गया महंगी रेट में। ऐसी कोई धोखाधड़ी नहीं होती है। सामान्यतः इस बाजार में जो नियामक की भूमिका निभाता है, इस बाजार में नियामक की भूमिका के रूप में आपने ऊपर पढ़ लिया है कि आरबीआई महत्वपूर्ण हो जाता है। आरबीआई क्या करता है? बैंकों के लिए रूल्स बनाता है। क्या करता है वो? बैंक्स के लिए कुछ नियम बनाएगा, और उन्हीं नियमों के आधार पर हमें लोन मिलता है। हम अभी डिटेल में इसको हम कल समझेंगे कि आरबीआई किस तरीके से काम करता है, लेकिन आज हम आरबीआई की स्थापना जरूर कर देंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए आप। उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो इस बाजार के उदाहरण, कहने का मतलब क्या है कि इस बाजार के जो उदाहरण हैं वो बैंक हो सकते हैं, शेयर मार्केट हो सकते हैं। ध्यान देना दोस्तों, इसमें एक वर्ड आ रहा है शेयर मार्केट। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये तो कैपिटल मार्केट में होता है। जी हाँ, बिल्कुल कैपिटल मार्केट में होता है और उसका नियामक आरबीआई होता है। लेकिन दोनों ही जगह एक संगठित बाजार होता है। संगठित का मतलब, यहाँ पर मेन फोकस करना है हमें, संगठित का मतलब कि निश्चित नियम कानून होते हैं। जब आप शेयर मार्केट में कोई पैसा लगाते हैं, कोई शेयर लगाते हैं या कोई शेयर खरीदते हैं या बैंकों से कोई लोन लेते हैं, तो वहाँ दोनों जगह, स्टॉक मार्केट में भी और बैंक में भी, कुछ लिखित फॉर्म वगैरह होते हैं जिनके बारे में पूरे डिटेल से आपको बताया जाता है और उन फॉर्म को भरवाया भी जाता है। उसके पश्चात ही आप या तो शेयर को खरीद सकते हैं या बैंक से पैसा ले सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि संगठित मुद्रा बाजार में कुछ निश्चित नियम कानून होते हैं दोस्तों। असंगठित में अगर हम देखें, आइए दोस्तों असंगठित में हम देख लेते हैं। अगर आप असंगठित बाजार में देखेंगे दोस्तों तो निश्चित नियमों का क्या होगा? अभाव देखने को मिलेगा हमें। क्या देखने को मिलेगा हमें? कि वहाँ पर कोई कानून की व्यवस्था नहीं होगी, अर्थात कोई लिखित प्रावधान नहीं होगा कि आप जब लोन लेने जाते हैं किसी से तो 10,000 रुपये लोन लिया 2% की रेट पे, लेकिन जब वापस करने जाते हैं तो वो कहता है भाई मैंने तो 5% की रेट पर दिया था, और आप कहते हैं नहीं सर आपने 2 पर दिया था। लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, इसका कोई प्रमाण नहीं होता है, इसलिए आपने जिससे लोन लिया था वो आपसे 2% की जगह फिर 5% ही ब्याज लेता है हर हाल में।
तो ऐसी व्यवस्था को हम असंगठित व्यवस्था कहते हैं, जहाँ का सबसे बड़ा दुरुपयोग किसने किया। आप देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमारे ऐतिहासिक कालों में भी इसका देखा गया है कि सेठ, साहूकार, महाजन। ध्यान देना दोस्तों, ये 3 वर्ड जो हैं अब हमारे सामान्यतः प्रचलन में नहीं है। हम गांव में भी सेठ, साहूकार और महाजनी व्यवस्था को लगभग समाप्त कर चुके हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यह व्यवस्था समाप्त नहीं हुई है, बल्कि इसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया है। कैसे? क्योंकि आज भी जो गांव का किसान है, जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहता है, बहुत दूर दराज में रहता है, जहां बैंक आसपास नहीं होती हैं, वो अपने खेती करने के लिए बैंकों से लोन नहीं ले पाता है, क्योंकि उसके आसपास कोई बैंक नहीं होती है। तो वो किससे पैसा लेता है? अपने रिश्तेदारों से पैसा लेता है, अपने दोस्तों से पैसा ले लेता है। इस तरीके के लोगों से जब वो पैसा लेता है तो कहीं ना कहीं आखिर व्यवस्था तो वही है, जिनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। मान लेते हैं कि आपने अपने दोस्त से कहा मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, और आपके दोस्त ने 1 साल बाद बदमाशी कर दी। कहने का मतलब उसने कहा कि मैंने 10,000 नहीं, मैंने तो 20,000 रुपये आपको दिए थे और 15% की ब्याज पर दिए थे। तो इसका मतलब आप दोनों के बीच में कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं था, कोई निश्चित नियम या कानून नहीं था। इसी वजह से आपके दोस्त ने आपके साथ धोखाधड़ी कर दी, और जो काम पहले के समय में या ऐतिहासिक कालों में सेठ, साहूकार और महाजन लोग करते थे, अब उसी काम को रिश्तेदार और दोस्त भी कर रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे यह समझिएगा सीधी सी बात कि किसानों को आज भी अगर जब लोन नहीं मिल पाता है बैंक से, तो वो अपने रिश्तेदारों या किसी दोस्तों से ही पैसा लेते हैं। तो मेरा मानना है कि सेठ, साहूकार और महाजन ये केवल शब्द हट गए हैं, अर्थात इन शब्दों का विलोपन हो चुका है, लेकिन इसकी प्रक्रिया नहीं बदली है। केवल स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, इसकी प्रक्रिया जो लेन देन की प्रक्रिया थी उसी तरीके की है। अर्थात न तो यहाँ पे कोई नियम है, न कोई कायदे हैं, और जितना मनमाना होता है उतना वसूलते हैं लोग। चलिए दोस्तों, और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नियामकीय संस्था की यहाँ भूमिका क्या होती है, शून्य हो जाती है। जबकि इसमें देखा था आपने आरबीआई की भूमिका महत्वपूर्ण है, यहाँ पे इसकी भूमिका शून्य हो जाती है। इसको हम आगे भी डिटेल समझेंगे, तो आप समझ गए होंगे कि मुद्रा बाजार, पहले हमने देखा वित्तीय बाजार, जिसमें 2 बाजार देखे, एक मुद्रा बाजार जिसका रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई है, दूसरा पूंजी बाजार जिसका रेगुलेटरी बॉडी सेबी है। फिर हमने मुद्रा बाजार के भी प्रकार देखे, संगठित मुद्रा बाजार, असंगठित मुद्रा बाजार। संगठित में निश्चित नियम और कानून होते हैं, जबकि असंगठित मुद्रा बाजार में कोई निश्चित नियम और कानून नहीं होते हैं। इसीलिए इन लोगों को क्या कहा जाता है, ध्यान देना दोस्तों, देसी बैंकर। यानी जो देसी का मतलब जो हम गांव की भाषा में कहते हैं ना कि हम लोग बहुत गांव के देसी लोग हैं, तो देसी बैंकर होते हैं, क्योंकि ये बैंकों की तरह लोन देते हैं और बाद में अपना ब्याज भी वापस लेते हैं, लेकिन निश्चित नियम नहीं होते वहाँ पे। तो इनको हम देसी बैंकर कहते हैं, या इकोनॉमिक्स की टर्म्स में इनको मनी शार्क कहा जाता है। जिस तरीके से शार्क मछली जो है कि बहुत छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है, उसी तरीके से ये लोग भी क्या करते हैं, सारा छोटा छोटा मनी, अर्थात गांव के किसानों को दिया गया जो मनी होता है, उसके बदले में उनसे इतना अधिक ब्याज वसूल लेते हैं कि उस किसान की स्थिति और दयनीय हो जाती है। अर्थात उनका पूर्णतः शोषण करते हैं ये लोग। तो इसी को हम मनी शार्क कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अपने फेवरेट टॉपिक पे चलते हैं, आरबीआई। आज ये क्लास दोस्तों थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आ रही होगी ये क्लास, और पूरी तरीके से आप इन टॉपिक्स को समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जिस समय ब्रिटिश काल में हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन हुआ करता था ब्रिटिश भारत में, तो उस समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि अपनी व्यापारिक गतिविधियों को चलाती थी। और उस व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ हमारे यहाँ जब ब्रिटिश शासन की हुकूमत भी चलती थी, तो होता क्या था कि जो भी पैसे वगैरह आते थे या पैसों का जो बही खाता था किस, और कई छोटी छोटी जो बैंकें खुल चुकी थी, उन पे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी जिससे नियंत्रण किया जा सके और पैसों का पूरा हिसाब रखा जा सके। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश काल में हुआ क्या दोस्तों, अगर हम समझेंगे, देखिए आरबीआई की स्थापना एकाएक नहीं हुई है, उसकी एक पृष्ठभूमि थी, उसका एक ऐतिहासिक परिदृश्य था। जब तक हम उसे नहीं समझेंगे तब तक हम आरबीआई को केवल एक रटे हुए पैटर्न पे रटते रह जाएंगे कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो गई। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप एक पृष्ठभूमि के साथ पढ़ेंगे तो आपको फिर कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक जो थी, वहाँ पर हमारे भारत में कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक, बम्बई प्रेसिडेंसी बैंक और मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक, इन तीनों बैंकों का विलय करके 1921 में
एक बैंक बनाई गई जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका नाम भी आपने सुना होगा। अभी ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में और एक डिटेल बताएंगे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया गठित की गई थी, जिसके दो प्रमुख कार्य रखे थे उन लोगों ने। क्या प्रमुख कार्य दिए थे? दो प्रमुख जो कार्य थे, वो पहला था कि मुद्रा को जारी करना और दूसरा बैंकों का नियमन करना। ध्यान देना, जो अभी आपने बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो बैंक देखे, और भी ऐसे 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 कई छोटे छोटे बैंक थे जो प्राइवेट बैंक की तरह काम कर रहे थे, अर्थात निजी बैंक की तरह कार्य कर रहे थे। तो ऐसे बैंकों को जो है कि नियमन भी करना था, साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा भी जारी की जा सके। जिस तरीके से लंदन में सेंट्रल बैंक मुद्रा जारी करती थी और बैंकों का नियमन करती थी, इसी तरीके से इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भी काम दिया गया था ब्रिटिश सरकार में। तो आप इतना समझ गए होंगे कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इन तीनों की बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में गठित किया गया। जब दोस्तों इससे काम नहीं चल सका, अगर देखा जाए इससे जब काम नहीं चल सका, तो हुआ क्या, 1926 में हमारे यहाँ एक रॉयल कमीशन आया, जिसको हम लोग शाही कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि रॉयल इंग्लिश में वर्ड होता है तो हिंदी में हम उसको शाही भी कह देते हैं। तो कहीं कहीं पेपर में आपको शाही कमीशन भी देखने को मिल सकता है। ये आता कब है, तो हम देखते हैं 1921 में आता है दोस्तों। ये इसमें अंबेडकर जी का बहुत बड़ा एक योगदान था आरबीआई को स्थापना करने में। 1926 में जब रॉयल कमीशन हमारे यहाँ भारत आता है, और जिसके अध्यक्ष महोदय कौन थे, हिल्टन यंग। कौन थे दोस्तों? हिल्टन यंग। इस कमीशन ने सामान्यतः अंबेडकर जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक अ प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उसका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के पश्चात यह एक निष्कर्ष निकाला कि भारत में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से काम नहीं चल सकता है, हमें इससे भी ताकतवर एक नई बैंक बनानी होगी। और उसी बैंक का नाम रखा गया इस कमीशन की सिफारिश पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस कमीशन की सिफारिश पर एक आरबीआई एक्ट 1934 बनाया गया। क्या बनाया गया? 1934। और उसके द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। तो आपने क्या देखा हिस्ट्री में? आपने अगर इतिहास के रूप में देखा कि एक पृष्ठभूमि के रूप में हमने देखा, क्या देखा हमने कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बम्बई और मद्रास, इन तीनों को मिलाकर ही 1921 में इंपीरियल बैंक बनाएगी, जिसको दो कार्य दिए गए, मुद्रा को जारी करो, और जो यहाँ पे लोकल स्तर पे जो छोटी छोटी बैंक्स हैं उनके ऊपर रेगुलेट करो, अर्थात उन पर नियमन करिए कि ताकि वो भी किसी तरीके का फ्रॉड ना कर सके, इस तरीके की व्यवस्था। लेकिन जब 1926 में हमारे यहाँ रॉयल कमीशन भारत में आया, तो अंबेडकर जी की मदद से उसने अंबेडकर जी की पुस्तक अ प्रॉब्लम ऑफ रूपी का अध्ययन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? हिल्टन यंग थे। और इस समिति के द्वारा, इस कमीशन के द्वारा एक सिफारिश की गई थी, और उस सिफारिश में उन्होंने कहा कि आरबीआई एक्ट 1934 लाया जाए, और उसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। तो आप समझ सकते हैं कि आरबीआई की स्थापना में अंबेडकर जी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उन्हीं की पुस्तक को आधार बनाकर, क्या नाम था पुस्तक का? अ प्रॉब्लम ऑफ रूपी। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, बहुत अच्छी पुस्तक है, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, पूरी तो नहीं पढ़ी, लेकिन बहुत अच्छी पुस्तक है ये, अ प्रॉब्लम ऑफ रूपी। इसी पुस्तक को आधार बनाकर हिल्टन यंग अध्यक्ष साहब ने आरबीआई की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया। जब इसकी स्थापना हुई, तो पहले जो गवर्नर थे इनके, ध्यान दीजिएगा कि जो पहले गवर्नर थे वो ऑसबर्न स्मिथ थे। कौन थे वो? एक विदेशी थे, अर्थात ब्रिटिश नागरिक थे, ऑसबर्न स्मिथ। इनको बनाया गया। और 1935 में जब आरबीआई गठित की गई, तो आरबीआई गठित होने पर 1935 में हेडक्वार्टर जो है कि कलकत्ता में ओपन किया गया। अब आप ध्यान देना कि आपको पता होगा कि ऐतिहासिक काल में ब्रिटिश शक्ति जो थी वो कहीं ना कहीं बंगाल में सबसे अधिक मानी जाती थी, इसीलिए बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ही इसके मुख्यालय को ओपन किया गया। लेकिन 2 वर्ष पश्चात ही 1937 में आज जहां वर्तमान में मुंबई में जो इसका मुख्यालय है, वहीं इसको स्थानांतरित किया गया। तो आप क्या देखेंगे कि स्थापना के समय 1 अप्रैल 1935 से लेकर 1937 तक इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ध्यान देना, आरबीआई भी एक प्राइवेट बैंक के रूप में कार्य करती थी, निजी बैंक के रूप में वो जो है कि कार्य कर रही थी। लेकिन कब तक? उसने 1949 तक, 1 जनवरी 1949 जब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, तब जो है कि वो एक सरकारी बैंक हो गई, अर्थात भारतीय बैंक कहलाने लगी। कहने मतलब भारतीय सरकार का उस पर नियंत्रण हो गया।
जबकि इससे पहले यह एक निजी बैंक के रूप में काम कर रही थी, ब्रिटिश कंपनी के लिए काम कर रही थी, ब्रिटिश सरकार के लिए काम कर रही थी। तो आप समझ गए होंगे कि 1 जनवरी 1949 को हमने राष्ट्रीयकरण इसका किया, तब यह भारत सरकार के अधीन आ चुकी थी, क्योंकि 1947 तक भारत को आज़ादी मिल चुकी थी और संविधान सभा गठित हो चुकी थी, जिसके पास बहुत सारे अधिकार थे, जैसे कि ब्रिटिशों के द्वारा कोई भी कानून पारित किया गया है, उस कानून को भी ये निष्फल बना सकते थे, अर्थात उस कानून को भी ये रिजेक्ट कर सकते थे। तो उसी कानून का प्रयोग करते हुए, उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई का, और जिसको एक सार्वजनिक स्थल की बैंक बना दी गई। ध्यान देना, अभी आपने ऊपर पढ़ा ऑसबर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो सीडी देशमुख हो जाएंगे। जैसे आपसे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो माउंटबेटन का नाम आता है, लेकिन जब पूछा जाता है कि पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप बताइए उनका नाम क्या था, जल्दी बताइए, कमेंट में करिए। सी राजगोपालाचारी, ये उनका नाम था। और एक बहुत ही अच्छी बात मुझे मिली कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एकमात्र ऐसे गवर्नर हुए जो बाद में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी बने, जो कब से कब तक थे, 2004 से लेकर 2014 तक, यानी कि मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले पहले लगभग 10 साल तक इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल निभाया था। ये एकमात्र ऐसे गवर्नर थे जो बाद में प्रधानमंत्री भी बनते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको आरबीआई का जो बेसिक है, अर्थात कि किस प्रकार से गठन किया जाता है आरबीआई का, अब आप 1 अप्रैल 1935 ही नहीं रटेंगे, बल्कि साथ ही साथ पूरी पृष्ठभूमि को भी दिमाग में रखेंगे कि कैसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आता है, फिर हिल्टन यंग कमीशन आता है, जिसमें अंबेडकर जी की पुस्तक अ प्रॉब्लम ऑफ रूपी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट रुक गया था जो मैंने जानबूझ के छोड़ा था। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि इंपीरियल बैंक का हुआ क्या। इंपीरियल बैंक को समाप्त नहीं किया गया था, यह कहा गया था कि इंपीरियल बैंक उतनी सशक्त रूप से काम नहीं कर पा रही है, इसलिए हमें एक नई बैंक बनानी है। ध्यान देना, नई बैंक बनानी है, जिसका नाम आरबीआई रखा गया था, लेकिन इंपीरियल बैंक को समाप्त नहीं किया गया था। दोस्तों, एक गोरेवाला समिति आई थी, लगभग 1953-54 के आसपास आई थी, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। गोरेवाला समिति ने ये कहा कि आप इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कीजिए, और 1 जुलाई 1955 को जब राष्ट्रीयकरण किया गया, तो आज हमारे सामने जो वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआई जो देखने को मिलता है, वह नाम दे दिया गया। अर्थात एसबीआई का पूर्व नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, वर्तमान में नाम क्या हो गया उसका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस समिति के आधार पे, यह क्वेश्चन सामान्यतः पूछा जाता है एग्जाम में कि एसबीआई की स्थापना किस समिति के आधार पे हुई, तो आपका आंसर होगा कि गोरेवाला समिति। जैसे अगर पूछता है आपसे कि आरबीआई की स्थापना किस समिति के आधार पे हुई, तो आपका उत्तर होना चाहिए रॉयल कमीशन, अर्थात हिल्टन यंग अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में। क्लियर हो गया दोनों क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट टॉपिक है दोस्तों, आज वीडियो बड़ी हो गई थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद है कि अब आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी। आरबीआई की थोड़ी सी संरचना है जिसको हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आरबीआई में सबसे ऊपर एक गवर्नर होता है, जिसका सामान्यतः तो कार्यकाल 3 साल होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर गवर्नमेंट के द्वारा 2 साल और बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर अधिकतम पूछे, कभी भी प्रश्न पे अधिकतम करके पूछे, तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए 5 वर्ष, क्योंकि 2 साल का इसको और एक्सटेंशन मिल सकता है। दूसरी चीज़, इसके नीचे 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। मैं डिप्टी गवर्नर पर कल एक अपडेट दूंगा, जो विरल आचार्य जी का आपने सुना होगा कि डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य जी ने जो है कि क्यों अपना इस्तीफ़ा दिया, इसकी हम एक छोटी सी कहानी कल समझेंगे कि उसके पीछे क्या मुद्दा था जिसकी वजह से डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य जी ने जो है कि इस्तीफ़ा दे दिया था। देखिए, पहली महिला जो है कि CJ उदेसी थी। ध्यान दीजिएगा इस नाम पे, मैं डिप्टी गवर्नर की बात कर रहा हूँ। डिप्टी गवर्नर में जो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उसमें पहली महिला जो अगर हम बात करेंगे तो CJ उदेसी थी। उसके बाद दोस्तों इसमें 10 निदेशक होते हैं, यानी कि डायरेक्टर होते हैं जो सरकार के द्वारा नामित किए जाते हैं, और वहीं 4 डायरेक्टर जो होते हैं वो क्षेत्रीय बोर्ड से होते हैं। जो आरबीआई का क्षेत्रीय बोर्ड होता है, कहाँ कहाँ है इसके क्षेत्रीय बोर्ड, दिल्ली में है, मुंबई में है,
कोलकाता में है और चेन्नई में है। इन 4 जगहों पर इसके क्षेत्रीय बोर्ड हैं, वहाँ से भी एक एक डायरेक्टर जो है कि इसमें शामिल होता है। और लास्ट में जो बचते हैं 2 मेंबर और होते हैं जो सरकार के द्वारा नामित होते हैं, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि कहलाते हैं। तो हम एक नज़र में अगर देखें तो सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं 12 सदस्य भेजे गए हैं। 2 निदेशक होते हैं डायरेक्टर, और 2 सामान्य सदस्य होते हैं जो वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं। तो आपने इसको देख लिया संरचना के रूप में एक छोटा सा, और इसके कार्यकाल जो होते हैं 3 साल के होते हैं। एक इसकी बैठक होती है दोस्तों, हम बैठक की बात कर लेते हैं कि न्यूनतम तो 6 बैठकें होती हैं, लेकिन इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि हर 1 महीने पे बैठक होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, या हर 2 महीने पे बैठक होनी चाहिए जैसे साल भर में हम 6 बैठक कर लें, ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें कहा गया कि 1 तिमाही में कम से कम 1 बैठक अवश्य होनी चाहिए। तिमाही का मतलब क्या है दोस्तों कि 3 महीने में ज़रूर से ज़रूर जो है कि 1 बैठक हो जानी चाहिए। इसका मतलब अगर हम एक साल में देखें तो 12 महीने होते हैं, और इस तरीके से 4 तिमाहियाँ निकलेंगी। कितनी? 4 तिमाही निकलेंगी, और इस तरीके से हम देखते हैं कि 4 बैठक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि न्यूनतम 6 बैठक। इसका मतलब क्या है कि वो लोग 1 तिमाही में नहीं बल्कि और भी कम समय में, अर्थात 2 महीने 1 महीने में ज़रूर एक आध बार अपनी बैठक करते होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने काफ़ी बड़ी क्लास कर दी, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि भारतीय वित्त व्यवस्था में वित्तीय बाजार क्या होता है, मुद्रा बाजार क्या होता है, पूंजी बाजार क्या होता है, मुद्रा बाजार के अंतर्गत संगठित बाजार, मुद्रा बाजार, असंगठित मुद्रा बाजार, और आरबीआई कैसे स्थापना होती है, आरबीआई की पृष्ठभूमि कैसे होती है, इंपीरियल बैंक क्या होता है, एसबीआई बैंक किस कमेटी के नाम पर आया, गोरेवाला समिति के नाम पर, वहीं आरबीआई की स्थापना में किसकी पुस्तक का योगदान है, तो हम देखते हैं अम्बेडकर की पुस्तक अ प्रॉब्लम ऑफ रूपी। बहुत अच्छी पुस्तक है, आप लोग इसको पीडीएफ फाइल में करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब कल से हम लोग जो है कि आरबीआई के कार्य, फंक्शन, और कैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, ये तमाम जो इसकी प्रक्रियाएं हैं, इस पर हम विस्तार से कल से हम शुरू कर देंगे अपनी चर्चा को। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की क्लास, और मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि आपके सभी क्वेश्चन का समाधान यहाँ पे हुआ होगा दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, जिससे क्या होगा, इस चैनल के माध्यम से और भी ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं, जो आर्थिक समस्याओं से जूझते हैं, जो बड़े बड़े दिल्ली जैसे शहरों में जो है कि जाके तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनको भी इससे जुड़ने का मौका मिलेगा, और जिससे वो एक बेहतर रणनीति के साथ वो भी अपनी तैयारी करके एक अच्छी और सुप्रतिष्ठित जो है कि अपनी जॉब को प्राप्त कर सकेंगे। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।